सहराए थर। ये वो सहरा है जिसके नाम से हमारे गुमान में खुश्क साली और कहत की वो खौफनाक तस्वीर उभरती हैं कि हम कांप उठते हैं। क्या हमारे ख्याल की ये तस्वीर सच हैं? इस बेकरार सहरा में रेत के ये सुनहरे टीले समंदर की मौजों के मानिंद हैं। आइए आज हम इनकी गहराइयों में उतरें। वादिये सिंध से लेकर वस्ती हिंदुस्तान तक एक अजीम सहराई सिलसिला है। इसका 22,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा रकबा पाकिस्तान की हुदूद में शामिल है। अर्जियात की ज़बान में थर को मानसून डेजर्ट कहा गया है। गोया कि रेगिस्तान मानसून हवाओं की वजह से मारिज़े वजूद में आया। बरसगीर की ये हवाएं कुछ यूं चलती हैं कि यहाँ बारिश बहुत कम हो पाती है। पानी की अदम मौजूदगी ने दरअसल इस सहरा को इसका रूप दिया है। जहाँ बारिश बहुत कम होती है वहाँ रफ्ता रफ्ता लकोदक रेत के टीले जन्म ले लेते हैं और फिर हवा के दोष पर टीलों की नकल मकानी शुरू हो जाती है। लेकिन जहाँ कहीं कुछ थोड़ी नमी या पानी मैसर आ जाए या किसी साल बारिश जम के बरस जाए तो खुदरौ पौधे, घास, झाड़ियाँ, हरे लहलहाते दरख्त इस सहरा का रुख बिल्कुल बदल डालते हैं। सहरा एक हसीन गुलजार बन जाता है जहाँ ज़िंदगी भी होती है, हरकत भी, तवानाई भी। यहाँ की आबो हवा का इंसान ने ना सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि कई तहजीबें यहाँ फली फूली हैं और कई कौमों ने थर को अपना घर कहा है। ये साहब मंदिर है 500 साल का, जैन धर्म का मंदिर है। इनकी जिंदगियाँ और कहानियाँ वक्त की उस रेत पर इबारत हैं जो इन टीलों में दफन है। रेत की इन सिलवटों में लाख मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। हज़ार महताब इसके साये में अपना सब नूर रो गए हैं। इसकी सिलवटों में इन हरीरी परछाइयों को महसूस किए बगैर न जाने कितने काफ़िले यहाँ से गुज़र चुके हैं। ये बूढ़ा जब अपना तमाचा बजाता है तो सितारों के कहकशां इसकी आंखों में झिलमिलाते हैं।
इंसानी ज़िंदगी जो है वो दरियाओं के किनारों पे आबाद होती है। थर में ऐसा कोई दरिया नहीं है, तो अब सवाल ये है कि थर में ज़िंदगी लोग कैसे आए। थर ऐसी जगह है जो किसी ज़माने में शायद वर्जिन लैंड थी, जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल था, चरागाह था। यहाँ शुरू में लोग जो आए वो अपने मवेशियों के लिए आए, मवेशी ले आए, मवेशी चराते थे और उनके लिए बारिशों का पानी जो बड़े बड़े तालाबों में जमा हो जाता था वो इस्तेमाल होता था। और उसके बाद कहीं कहीं किसी किसी जगह लोगों ने कुएं खोदे और पानी अगर पीने जैसा मिल गया, थोड़ा सा पानी उनके गुजारे के लिए हो, बाकी उनके मवेशियों के लिए। ऐसे यहाँ ज़िंदगी शुरू हुई। तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है, लेकिन यहाँ के लोगों की एक निगाह इनकी सीधी सादी जिंदगियों का पता बताती है। ये सहरा इनके खून में शामिल है, इसकी रेत इनकी सांसों में बसती है और इनकी आंखों के गहरे पानियों का बहाव तमाम रुकावटों को अबूर करता हुआ रेत के इन टीलों में सैकड़ों फुट की गहराई पे मौजूद रहता है। अब यहाँ लोगों को आना और यहाँ आबाद होना, उसकी शायद ज़्यादा पॉलिटिकल सबब है। जैसे लोहा ने मीरों के डर की वजह से भाग के इधर आके बैठ गए कि वहाँ हालात सही नहीं है, मीरों का रवैया सही नहीं है, टालपुरों का। बेहतर है कि थर में भाग जाओ, वहाँ सिक्योरिटी है, वहाँ कोई नहीं पूछता। और हुनरमंद जो लोग हैं, जैसे लोहार है, जैसे सोनार है, जैसे लकड़ी का काम करने वाला है, वो सब राजस्थान से इधर आए हैं। कोई भी यहाँ का नहीं है, राजस्थान से इधर आए अपने बिजनेस के लिए। ऐसे कुछ शहर बनते गए और यहाँ के चरागाह, उनमें बाहर के लोग आ गए, जैसे बनिए लोग आ गए जिनके पास कोई मवेशी चराने का, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल ली। कोई लकड़ी का काम करने वाला राजस्थान से आया तो उन्होंने लकड़ी का अपना काम शुरू किया। तो इस वजह से छोटे छोटे ये गांव जो मिट्टी, डिपलो, छाछरो, नंगर पारकर बने। और उसके अलावा बाकी जो पूरा थर है वो ऐसे ही डेजर्ट है, बहुत छोटे छोटे गांव हैं, चारों तरफ बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो उन मवेशियों के गुजरान के लिए। और मवेशियों से दूध मिलता है, फिर दूध से वो घी बनाते थे, घी का बड़ा कारोबार यहाँ से होता था। उसके अलावा मवेशियों का बिजनेस भी यहाँ से होना शुरू हुआ और ऐसे लाइफ चली। लेकिन उसमें ठहराव बहुत था, कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। एक गांव में जो भी 3-4 कास्ट रहती थी, उनका अलग अलग मोहल्ला होता था, बीच में बड़ा गैप होता था। शायद मरने पे तो जाते होंगे एक दूसरे के पास, वो भी बड़े जाते होंगे, और शादियों में भी वो शामिल नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। थर में हुक्मरानी जो रही है वो तो रही है राजपूतों की शुरू से। ऐसा आप कह सकते हैं कि राजस्थान का एक हिस्सा ही थर रहा है। इवन मोहम्मद बिन कासिम जब आया सिंध पे, उसने पूरा कब्जा कर लिया, तब भी उमरकोट में राजपूत था हुक्मरान। जैसे पहले तो बरसगीर में, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले, तो राजपूत कौम की भी स्टेट, बहुत स्टेट, जैसे जोधपुर है राठौड़ों की स्टेट, जैसलमेर भाटियों की स्टेट, उदयपुर सिसोदियों की, ये भी राजपूतों की कौम है। मगर उसमें सोढ़ा जो इधर है, आपको वो एक सुपर कौम समझते थे। और इधर पूरा असर सूद जो थर में रहा है, रूलिंग पार्टी, वो सोढ़ों का ही रहा है। तो यहाँ मुस्लिम रूल नहीं रहा, मुस्लिम रूल इधर आया है तालपुरों के साथ। हाँ, तालपुर थे, उनकी जब हुकूमत आई, उसके बाद ये जो इधर की जो लोकल इंतजामिया थी वो राजपूतों के हाथ में होती थी, सोढ़ों के हाथ में। जैसे हिंदू सिस्टम है शेड्यूल कास्ट वाला, ब्राह्मण होता है, खित्री होता है, खित्री राजपूत, और वैश्य बनिए जो बिजनेस करते हैं। बाकी जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जिसको वो अछूत कहते हैं, उसमें जैसे कोहली है। कोहली यहाँ के कदीम या असल बाशिंदे हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जा सकता है। थर में ये अछूत जातों के ज़ुमरे में आते हैं। ये कोली लोग हैं जो गोश्त भी खाते हैं, सब कुछ, मतलब उनका कोई रिलीजियस वो नहीं है। उनकी जो कदरें हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट है, उनका अपना एक स्टाइल है।
दूसरे लोग भील लोग हैं। भील भी शेड्यूल कास्ट वाले हैं। भील सिपाही रहे हैं। सिपाही इनको इसलिए मुंतखब किया कि ये भील जंगल में रहते थे, शिकारी थे, तीर मारना आता था इनको, शिकार खेलना आता था, और ये कबीलों की शक्ल में रहते थे। मेवाड़ से उनका ताल्लुक है। हिंदुस्तान में जो मेवाड़ का इलाका है, अंग्रेज के जमाने में 2 कबीलों को पुलिस में भर्ती करने के लिए सिफारिश की गई। उसमें एक भील था, एक खोसा था। अब खोसा भी सिपाही रहा है एज ए ट्राइब तालपुर का। भील की हिस्ट्री ये है कि सोडो में सिपाही थे, उसके पहले हंटर था। थर में भी जो आए, ये एक्चुअली आए तो सोडो के साथ, अकेले से नहीं आए। जहाँ पे सोडे थे वहां पे आपको भील मिलेंगे। अब ये है कि उनमें जो जंगल का जितना था, उसमें जो एक जगह ना बैठने का था, कि वो माइग्रेट करते हैं, वो इसको आसान समझते हैं, इसको मुश्किल नहीं समझते। सिविलाइजेशन इनमें बड़ी बात नहीं है, एजुकेशन इनमें बड़ी बात नहीं है। एक कास्ट इंटरेस्टिंग है, वो है मेघवाड़ की, जिसको चमार भी कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा हुनरमंद लोग हैं, अभी बहुत एजुकेशन में आ गए हैं, लेकिन लोग इनसे, सब लोग ज़्यादा नफरत करते हैं, उसको कम हैसियत देते हैं। उसका ये रीज़न बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो मरे हुए जानवर का गोश्त खाते थे, और उसके अलावा जो खालों का कारोबार होता था, लेदर बनाना, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो बड़ी स्मेली थी, बहुत स्मेल आती थी, तो ये लोग वो काम करते थे। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है, वो ये है कि ये जो चमार लोग हैं, ये असल में बुद्धिस्ट लोग हैं। और गौतम बुद्ध से पूछा गया था कि गोश्त खाना सही है या गलत, तो उसने कहा ये तो हिंसा है। तो दूसरा सवाल ये हुआ कि अगर जानवर मर जाए फिर खा लें तो क्या हर्ज है, तो उसने कहा फिर तो कोई हर्ज नहीं है। तो उसके बाद ये ट्रेडिशन हुआ कि बुद्धिस्ट मरे हुए जानवर का गोश्त खाते थे, कि हमने इसको मारा नहीं है, ये मरा हुआ है। जब 5वीं या 6ठी सदी में बुद्धिस्ट भिक्षुओं को बहुत बुरी तरह से यहाँ ब्राह्मण मार रहे थे, तो बुद्धिस्ट भिक्षु भागे, कोई नॉर्थ चला गया, कोई साउथ चला गया, कोई श्रीलंका, कोई कहाँ। तब वो तो चले गए, अब उनके जो गरीब फॉलोअर थे वो क्या करते, तो उन्होंने सरेंडर किया ब्राह्मणों के आगे। और सरेंडर करने के बाद उनके लिए फ़कत यही था कि नीचे वाली जो कास्ट थी उसमें उनको शामिल किया गया, अछूत लोगों में। अच्छी इनमें बात यह है कि बुद्धिज़्म की वजह से शायद इनमें सेंस है, ये सफाई से रहते हैं, फाइटर नहीं है। तो ये पूरा कढ़ाई वगैरह का काम इनकी औरतें करती हैं, और रात को इनके लोग तंबूरा लेके, तानपुरा लेके भजन गाते हैं। और वो ज़्यादातर रविदास के होते हैं, या कबीर के होते हैं, या मीरा माई के होते हैं। उसको ये सत्संग कहते हैं। अब वो यहाँ के फंस तो गए कि नफरत थी उनकी तरफ, भाई मुर्दा को खाते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा लतीफे इनके बने हुए थे, ये लोग डरपोक